शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल रविवार था, 14 सितंबर थी और हिंदी दिवस था। कल मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगभग पूरा कैडर एक छत के नीचे था। और ये मौका था मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता प्रहलाद सिंह पटेल की पुस्तक परिक्रमा का विमोचन। इस पुस्तक का विमोचन किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बताता हूं कि एक किताब भी किसी नेता का कद कितना बड़ा कर सकती है, ये कल हमने देखा। एक पुस्तक, लेकिन कल प्रहलाद पटेल के चाहने वाले जिस उत्साह के साथ वहां शामिल हुए। कल के आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख तो थे ही, मध्य प्रदेश में सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के चीफ हेमंत खंडेलवाल जी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह सहित तमाम सारे लोग थे। हमने ये महसूस किया कि प्रहलाद पटेल का कद भगवान ने ही इतना ऊंचा किया है कि उन्हें से जब लोग बात करते हैं तो चेहरा ऊपर करके बात करते हैं। लेकिन कल इस किताब के विमोचन के बाद उनका जो कह लीजिए राजनीतिक, उनका धार्मिक और उनका सामाजिक कद जो बड़ा है, आज हम उस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ स्टूडियो में प्रहलाद पटेल के निजी मित्र भी हैं और पत्रकार भी हैं, रिजवान अहमद सिद्दीकी। इनसे समझते हैं, क्योंकि मैं और रिजवान भाई कल दोनों इस आयोजन में थे, हम दोनों इसके साक्षी बने। लेकिन मैं रिजवान भाई से बात करने से पहले आपको विजुअल दिखाता हूं। कल जिस तरह ये आयोजन हुआ है इंदौर के अंदर, और जिस तरह डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बटन दबा के इस पुस्तक का विमोचन किया, फिर पुस्तक को हाथ में लेके विमोचन किया, ये सारे फुटेज पहले देखिए, फिर मैं आगे की बात कराऊं। आगे बढ़ने से पहले और चर्चा शुरू करने से पहले मैं प्रहलाद पटेल के कुछ भाव सुनवाना चाहता हूं। कल जिस तरह वे भावुक थे कल के आयोजन में, और जिस तरह विनम्र थे। एक बड़ी बात बताता हूं, जो पुस्तक लिखता है वो मंच पे जरूर रहता है, लेकिन कल हमने देखा कि कल के इस भव्य और दिव्य आयोजन में सिर्फ दो लोग मंच पे थे। एक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और दूसरे जो प्रहलाद जी के आराध्य कह सकते हैं, जिन्होंने 2 बार नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल की है, नियमों के साथ की है, एक तपस्या के साथ की है, वो थे महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महाराज। ये दोनों कल मंच पे थे और दोनों की उपस्थिति ने निश्चित तौर पे प्रहलाद जी को के पूरे परिवार को तो गौरवान्वित किया ही है। प्रहलाद जी के तमाम सारे मित्र, तमाम सारे जुड़े हुए लोग, क्योंकि कल पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के नर्मदा भक्त कल इस आयोजन में थे। मैं आपको कुछ और विजुअल वहां के दिखाता हूं। आमंत्रित करती हूँ प्रहलाद जी के अनुज जालम सिंह जी एवं नर्मदा खंड सेवा संस्थान के पदाधिकारी श्री नरेंद्र बजाज जी, श्री आचार्य जगेंद्र जी एवं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप 30 साल पहले जब मैं परिक्रमा में चलता था उनके साथ, तो जब भी कभी संगम आता था किसी नदी का,
तो वो भी घुटने टेक कर प्रणाम करते थे और हम सब भी प्रणाम करते थे। और फिर वो कहते थे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, उसके बाद हम लांघते थे वो नदी और फिर वापस आते थे और फिर परिक्रमा करते थे। लेकिन एक जगह सूखी नदी थी, वो शायद बड़वानी जिला और महाराष्ट्र की बॉर्डर का स्थान था। उस दिन हम बहुत थके हुए थे, गर्मी बहुत थी, तो हमने सोचा कि सूखी नदी है, सीधे जा सकते हैं। लेकिन पीछे से आवाज आई तो हम समझ गए कुछ गड़बड़ हुई है। पलट कर देखा तो उन्हें उंगली बताई, तो हम फिर ऊपर गए। वो 1.5 किलोमीटर ऊपर तक ले गए उस सूखी नदी में और फिर वापस लेकर आए। मन खराब हुआ क्योंकि हम तो सामान्यग्रस्त थे। बाद में जब रात्रि के समय में जब मैं सेवा कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि हम सब परेशान थे, तो सूखी नदी में हम क्यों नहीं निकल सकते। वो उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा था कि संगम नदियों का हो, संगम पहाड़ों का हो या संगम स्त्री पुरुष का हो, वहां जीवन की संभावना होती है, उसे कुचलने की गलती मत करना। मुझे लगता है कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आई कि लोग संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन शायद आशा पता नहीं होगा। उनने कहा था, उनकी भाषा फक्कड़ की थी, बोले तुम्हारे बाप के बाप ने भी उद्गम नहीं बनाया। जो उद्गम पर जाता है उसके पास में अपूर्व ऊर्जा होती है। तो मुझे भी चेतने में 30 वर्ष लग गए, लेकिन मैं मध्य प्रदेश अगर लौट कर नहीं आता तो शायद वो काम मैं नहीं कर पाता। ये काम सतत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं होता। क्योंकि भाव ही परमेश्वर है, भाव ही सत्य है, बोध ही सत्य है। हम है या नहीं, क्या है? हमको लगता है मैं हूं इसलिए मैं हूं, वो विचार नहीं है, वो अंदर से स्फुरण है। सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं, तब शरीर तो सोता ही है, मन भी, बुद्धि भी सो गई है, सब स्वप्न भी नहीं आता। लेकिन जगने के बाद हम कहते हैं आज मस्त नींद आ गई। अरे किसको आ गई? तुम तो थे ही नहीं। तुम्हारा शरीर भी मर गया था, मन भी मर गया था, बुद्धि भी मर गई। तो जो गहरी नींद आई वो किसको आई? वो जो है वो बोध है, वही हमारा स्वरूप है। और अपने इस बोध का बोध कराने वाली नर्मदा मैया है। इसकी अनुभूति ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं। वो मैया है, वो योग्यता नहीं देखती। मेरा पुत्र मेरिट में आने वाला विद्यार्थी है कि स्कूल छोड़कर इधर उधर दंगा करने वाला असमंजस ऐसा बालक है, वो देखती नहीं। वो अपना बालक है, वो दोनों को देती है, समान देती है। थोड़ा जाकर बैठो वहां पे। ऐसा ये सर्वत्र देखने की जो शक्ति है, वो हमारे पूर्वजों ने हमको जो भाव दिया है उस भाव के कारण मिली है। वो महत्व की बात है। भारत का अस्तित्व उस भाव के कारण है, और भारत का अस्तित्व उस भाव के लिए है। क्योंकि ये भाव नहीं है मन में, इसलिए सारी समस्याएं हैं। इसको आप भक्ति कहो, इसको आप अपनापन कहो, आत्मीयता कहो। हम सब एक है, तो पेड़ और मैं भी एक हूं, नदी और मैं भी एक हूं, पहाड़ और मैं भी एक हूं। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र पवित्रता है, कहीं भी अपवित्रता नहीं है। तो आपने देखा मोहन भागवत जी लगभग 40 मिनट बोले और लगभग 8 से 10 मिनट जो मंडलेश्वर ईश्वरानंद जी महंत साहब भी बोले। हम समझते हैं कि इस पूरे आयोजन का निचोड़ क्या है और इसे इंदौर में क्यों किया गया। और हम ये मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कोई अच्छा काम नहीं होता है, लेकिन इस किताब का विमोचन हुआ तो आके इसके पीछे कहानी क्या है। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, एक धार्मिक आदमी जो 24 घंटे जब तप करता रहता है, बेशक मध्य प्रदेश में मंत्री है, कल जब उनकी एक वीडियो चल रही थी तो मैं तो देख के वाकई भावुक हुआ कि जो 36 साल की उम्र में सांसद बन गया, वो तमाम घर के वैभवों को छोड़कर वो किस तरह नंगे पांव और 3 वर्ष तक, शायद 2.5-3 साल तक उन्होंने परिक्रमा की। क्या कहेंगे? धन्यवाद रविंद्र भाई। आपने शुरुआत में कहा कि उनके व्यक्तिगत मित्र, प्रहलाद जी हम लोगों के वरिष्ठ हैं और मित्रवत बंधुवत उनका बड़ा स्नेह है मेरे साथ।
और मैं ये सौभाग्य भी मानता हूँ। और मैं उसी महाकौशल से आता हूँ जहाँ प्रहलाद जी ने राजनीति शुरू की और जहाँ राजनीति उनकी परवान चढ़ी। कई बार सांसद बने, 5 बार के सांसद, 4 अलग अलग जगहों से चुनाव लड़ा और उनके उन चुनावों को भी मैंने नज़दीक से देखा। प्रहलाद जी एक ऐसे नेता है जो निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं, उन्होंने बताया। तत्कालीन सांसद का, विधायक का नहीं, जी पार्षद विधायक किसी नहीं। पार्षद विधायक नहीं, सांसद का। और मध्य प्रदेश के इतिहास में तो मुझे कोई दूसरा नेता याद नहीं आ रहा है। अन्य प्रदेशों में तो इस तरह से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में मुझे नहीं। और वो प्रहलाद पटेल जिसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार बड़ी डट के जिसके खिलाफ बहुत कुछ करती रही समय समय पर, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक एक राह बनाई और परिक्रमा, जिस परिक्रमा का हम जिक्र कर रहे हैं, एक पथिक का कद इस हद तक पहुंचेगा, इसको हमने कल साक्षात अपनी आंखों से देखा है। कुछ भोजन कर रहे थे, कोई ककड़ी फेंक के खिला रहा था, कुछ इस तरह की चीजें। तो वो जो उनके वीडियो थे जी, परिक्रमा वाले, हम जब वीडियो का जिक्र है तो बहुत छोटे से अंश हम ये भी वीडियो के भी दिखाएंगे उसकी, जो उन्होंने कल एक पूरी एक चलचित्र परिक्रमा उन्होंने वीडियो है 2005 के, बहुत से। और बड़ी बात ये कि उन्होंने अकेले नहीं की, पत्नी के साथ जी, पहले अकेले की, फिर दूसरी यात्रा सपत्नीक की। और जिस तरह से उन्होंने कई स्थान उन्होंने, वो भी है जो अब डूब गए हैं, जो अब बांध बनने के बाद डूब गए हैं कई स्थान, उनका भी उल्लेख किया। जी, तो अब प्रहलाद जी के बारे में जब उनके आप का जिक्र कर रहे थे, कद तो वैसे उनका वैसे भी बड़ा है, राजनीतिक कद भी बड़ा है। बहुत यंग एज में सांसद बने, बहुत यंग एज में केंद्रीय मंत्री बने, अटल जी की सरकार में भी कोयला राज्य मंत्री रहे वो, और फिर मोदी सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो कद, राजनीतिक कद। और नॉर्थ ईस्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी ने पैर जमाए हैं तो उनमें एक नेता, अगर नेताओं के नाम लिए जाएंगे तो एक नेता प्रहलाद पटेल भी हैं। तो उनका कद बढ़ा रहा है। लेकिन हाल की ही बात है, अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसी चर्चा थी कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। अरे भाई, मोहन यादव जी के नाम के पहले तो जी उनके बंगले की सुरक्षा बढ़ गई थी। यही आपके घर के पास लग गए थे। आपके घर के पास में ही है उनका, इस कार्यालय के पास में ही है उनका घर। हमने देखा था, मैं शहर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल एक ऐसा जैसे एक प्रोटोकॉल, एक सीएम बन रहे हैं, एक वीवीआईपी को जो प्रोटोकॉल मिलता है। फिर चर्चा ये आई जब मोहन यादव जी की घोषणा हो गई, तब चर्चा यही आई कि संघ ने सहमति नहीं दी है, कहीं ना कहीं संघ की सहमति नहीं मिली, इसलिए प्रहलाद पटेल मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन ये तो राजनीति है, सियासत है, अंदरूनी क्या है कैसा है ये तो वो जाने, ये बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब संघ प्रमुख कल उनके मंच पर बैठे, एक तरह से मुक्त कंठ से, प्रहलाद जी खुद मंच पे क्यों नहीं आए? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद जी का पूरा परिवार, उसका बहुत केवल वे स्वागत भाषण देने आए थे या किताब के विमोचन? हाँ, कुछ क्षण के लिए आ रहे थे, उनका परिवार और एक तरफ नीचे बैठे थे, पूरा परिवार के साथ। लेकिन आपने ये देखा होगा कि मंच में पूरे परिवार का योगदान था। तो आप इस बात को ही महसूस कर सकते हैं कि उनका समर्पण, भक्ति भाव, अपने गुरु के प्रति अगाध आस्था, उनके मार्गदर्शन के प्रति आसक्ति एक तरह से उनकी, उसके अलावा उनके परिवार, उनकी बेटी, वो बहुत ढेर सारे चित्र वहां थे। हाँ, उनकी जो छोटी बेटी पुष्पांजलि हुई थी, उनकी बेटी ने हास्य बनाए, वो नर्मदा मैया का चित्र, बाबा जी महाराज का चित्र और बहुत सारे चित्र, तो भारत माता का चित्र। तो पूरे परिवार का योगदान, उनके भाई, इस आयोजन के लिए उनके भाई ने सबसे ज्यादा मेहनत की, उनके पुराने जितने मित्र हैं, जितने भी तरह के लोग हैं, सबको वहां जोड़ा उन्होंने। एक महीने से वो प्रयासरत थे इस आयोजन के सफलता के लिए। और हमने देखा, हम भी धक्का मुक्की के शिकार हुए थे वहां, मीडिया वाली उसमें भी हमने देखा, बहुत लोग थे, लोग आना चाहते थे, अंदर जाना चाहते थे और उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे। आधे से ज्यादा लोग वापस गए। बिल्कुल, बहुत लोग थे वहां, और सरकार भी थी, संघ भी था जैसा आप कह रहे हैं, और इसके अलावा संगठन भी था। तो कद जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें बहुत इजाफा हुआ है। एक जोड़ी है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल की, लंबे समय से है, मित्रता है इनकी लंबे समय से। कभी कभी अलग गुटी व्यवस्थाएं भी रही हैं, लेकिन इनकी बॉन्डिंग जो है बहुत जबरदस्त है। और कल उस मंच से वो भी दिखी। वहाँ ये चर्चा भी हुई जब उनके गुरुजी ने जब ये उल्लेख किया कि कैलाश जी ने मुझे विशेष रूप से, मैंने एक दिन मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले एक दिन का प्रोग्राम बढ़ाया, तो मध्य प्रदेश में कई तरह की सियासत, कई तरह के समीकरणों के बारे में चर्चा शुरू हो गई। रविंद्र भाई,
देखिए कल जो वो है महामंडलेश्वर ईश्वरन जी मानसरोवर जाने वाले थे, लेकिन खिलासी ने रोका। हाँ, बिल्कुल। मतलब अपने मित्र के लिए खिलासी ने कितना बड़ा फोन करके उनको रोका और फिर उनकी दूसरी व्यवस्थाएं कराई होंगी पूरी। जी, तो वही उन्होंने उसका जिक्र किया, उल्लेख किया। तो जब हम रास्ते में थे तो कुछ लोग ये जिक्र कर रहे थे कि इंदौर ही क्यों चुना। आपको याद होगा इंदौर भी क्यों चुना, श्राद्ध के बीच में क्यों हुआ, क्यों चुना। मुझे लगता है हिंदी दिवस कल था जी, और उन्होंने अपनी पुस्तक को हिंदी दिवस को भेंट किया। दूसरी वो एक बार बार कह रहे थे कि मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता, वो क्या मामला था? देखिए कई अलग अलग संस्थानों ने, डिस्कवरी ने, इसके अलावा कई प्रकाशन जो है उन्होंने उनसे उस किताब के राइट्स मांगे थे और उसको वो प्रकाशित करना चाहते थे। और जाहिर है वो एक ऐसी अद्भुत संकलन है, उसमें वीडियो भी बहुत ढेर सारे हैं और बाकी उसमें कई तरह के जो उनके संस्मरण हैं वो अद्भुत हैं और वो 2-2 बार की यात्राओं के हैं और वो ऐसे स्थान बहुत से जो अब है नहीं। दूसरा उन गुरुजी के मार्गदर्शन में, जैसे वो जिक्र कर रहे थे कि हम नदी से पार करके सीधे जा सकते थे, सूखी नदी थी, लेकिन गुरुजी ने कहा कि वहाँ जीवन तो उन्होंने ये कहा कि मैं नर्मदा को बेचना नहीं चाहता। मैं यही बता रहा हूँ, ये किताब का जो विमोचन हुआ है, इस किताब की राशि भी जी अब वो गौ सेवा में लगाने के लिए है और तो नर्मदा की सेवा तो मैं यही जिक्र कर रहा हूँ। तो वो जो बहुत ढेर सारे अनुभव है, गुरु का मार्गदर्शन, बहुत से अनुभव, बहुत तरह की चीजें उनके उस किताब में भी बहुत से, उनके सीने में भी बहुत ढेर सारी चीजें राज हैं बहुत से वहां के को लेकर। और इसलिए अगर ये चीज पहले भी आती तो हाथों हाथ ली जाती। वो बड़े पदों पर हमेशा रहे हैं इसलिए भी हाथों हाथ ली जाती, वो अद्भुत है इसलिए भी हाथों हाथ ली जाती और जाहिर है एक बड़ी आमदनी होती उनको। अपन बात कर रहे थे नेता के कद की जी, क्या आज हम ये कह सकते हैं कि एक पुस्तक भी नेता का कद बढ़ा सकती है? कल हमने जो देखा एक नए तरह के पहलाद थे कि कल हमने नेतागिरी में बहुत देखा उनको हमने वो भी देखा। एक दिन मैंने वो भी देखा है जब वे शिवराज के खिलाफ लोकायुक्त में खड़े थे। एक मैंने वो भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था, बोले अब कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगा जब तक शिवराज जी के भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं होती। हमने उनके कई रूप देखे हैं, कल प्रहलाद जी का एक नया रूप देखा मैंने। दूसरा एक प्रश्न ये भी इसी से जोड़ रहा हूं कि शिवराज जी ने दूरी बनाई, ये क्यों बनाया? मैं एक चीज और जोड़ूंगा मैं, जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो कल उमा जी भी नहीं आई जी, तो प्रहलाद जी बहुत बड़ा कद था उनका और वो मध्य प्रदेश में इस हैसियत में थे कि वो कई जगह लोगों को टिकट दिला सकते थे। जबलपुर से वो स्वाभाविक प्रत्याशी थे पार्टी के, लेकिन राकेश सिंह वहां चुनाव लड़े, जाहिर है प्रहलाद सिंह पटेल की इच्छा से हुआ और वो खुद अपने आप को बलिदान करने पहुंच गए छिंदवाड़ा। जबकि लंबा राजनीतिक वनवास एक तरह से हो गया था, उमा जी के साथ जाने के बाद उनको राजनीति में एक तरह से हाशिए में आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो जोखिम लिया और वो जोखिम लेने के बाद वो वहां गए, कमलनाथ से चुनाव लड़े, बहुत ज्यादा अंतर से नहीं, मामूली अंतर से वो हार गए, लेकिन हारने के बाद उमा जी के साथ चले गए और बहुत लंबा उन्होंने वनवास काटा इस सब। तो प्रहलाद पटेल जोखिम लेने वाले व्यक्ति भी हैं। आप शिवराज जी का जिक्र कर रहे थे, शिवराज जी के उनकी मित्रता भी खूब रही है और मतभेद भी बाद में बहुत गहराए। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ, शिवराज सिंह चौहान ऐसा करते नहीं है। कल जैसे हमने कुछ वीडियो उनके सोशल मीडिया में देखे हैं, वो पचमढ़ी में थे, परिवार के साथ छुट्टी मना परिवार के साथ थे, चाहते तो आ सकते थे। हाँ, उन्होंने उल्लेख भी किया कि वो किसी पहले से उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे इसलिए वो नहीं उसमें शामिल हो पाए, लेकिन बधाई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहां जा सकते। उमा जी की कमी बहुत अखर थी। उमा जी के बारे में यह है कि वो अस्वस्थ हैं, शायद हरिद्वार में है, अस्वस्थ हैं, ऐसी हमारी जानकारी है और बहुत स्पष्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो अस्वस्थ हैं और इलाज करवा रही हैं। लेकिन उमा जी का कोई ऐसा संदेश भी अभी तक हमने नहीं देखा। एक आखिरी सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण जी, कल के इस आयोजन के बाद जी प्रहलाद जी का कद कहाँ होगा और क्या उनकी भूमिकाएं बदल सकती हैं? आपने पहले भी एक सवाल किया था कि कोई एक किताब कद बढ़ा सकती है। किताब कोई एक किताब नहीं है, ये उनकी यात्रा है जो उन्होंने उसको जिया है, उसको कितना तकलीफ झेली है, किस तरह से आपने देखा उसमें वीडियो में हम देख रहे थे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी कि वो पहाड़ से उतर रहे थे,
फिर भिक्षा ले रहे थे, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। और ये उनके संस्मरण भी है और ये उनका एक परिक्रमा के एक धार्मिक आस्था को लेकर और बहुत ढेर सारी बातें। तो ये एक वो ऐसा संस्मरण है, तो और जाहिर है ये कोई ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। वो जो उनके ईश्वरानंद जी, महामंडलेश्वर ईश्वरानंद जी कह रहे थे कि आजकल तो एक नई परिक्रमा है जो वाहन परिक्रमा हो गई है, उसका नाम भी उन्होंने जी उन्होंने उसको टूरिज्म परिक्रमा उन्होंने उसका भी, लेकिन प्रहलाद जी ने उस परिक्रमा को जिया था। तो इसलिए बहुत बड़ी उनकी वो बहुत बड़ा उन्होंने जो काम किया था उसको संकलित करके, और जब संघ प्रमुख ने उन्हें मौका दिया, अवसर दिया, वो मंच पर आए, और वो जब वो मंच पर आए तो कद जाहिर है बहुत बड़ा है। और वो जो संघ उनसे दूरी बनाकर रखता है, कहीं ना कहीं उनके प्रति संघ का वो भाव नहीं है, इसलिए कि बहुत आउटस्पोकन है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी अपनी साफ गोई की वजह से पहचाने भी जाते हैं, कई बार नुकसान भी उठाते हैं और कई बार फायदे भी होते हैं ऐसी चीजों के। स्पष्टवादी बिल्कुल। पहला मुझे लगता है भविष्य में प्रहलाद जी को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में, जिस तरह से पहले भी सीरियस लिए जाते रहे, उनको और गंभीरता से लिया जाएगा और उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं होंगी। और आपका जो आखिरी सवाल है कि उनको क्या फायदा होने वाला है, फायदा उनको हो चुका है, इसलिए कि वो जो उनके बारे में बहुत तरह के मिथक, बहुत तरह की चर्चाएं रहती हैं, वो सब टूट गए हैं। अब वो संघ के भी लाडले हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनका कद पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन इस पुस्तक के बाद उनकी क्या भूमिका होगी इस पर हमारी नजर रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन करता रहूंगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी से जल्दी 2 लाख तक पहुंचाएं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।